नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। दस्तक कंपटीशन क्लास की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इधर आपका यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रहा था कुछ दिनों से, कुछ कारणों से। अब फिर हम कंटिन्यू करेंगे और हमने सोचा है एक दस्तक सीरीज के नाम से एक श्रृंखला चालू की जाए, एक सीरीज चालू की जाए और इसमें आपको 2023-24 के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसके पेपर करा दिए जाए, जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे आपका एग्ज़ाम चल रहा है एलपी का, इसमें हेल्पफुल हो। तो उसी श्रृंखला में हम आज चलते हैं, एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो 2024 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत साठ है। यदि पहली 5 संख्याओं में प्रत्येक में 12 घटा दिया जाए तथा अगली 7 संख्याओं प्रत्येक में अगली 7 संख्याओं प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए। तो नया औसत क्या होगा। विकल्प है आपका 59.25, बी विकल्प है आपका 60.83, सी विकल्प है 59.75, डी विकल्प है 61.83। ये एसएससी जीडी 2024 में जो पेपर हुआ उसी का एक किसी शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से प्रत्येक में, यानी प्रत्येक में 12 घटा दिया जाए तथा अगली जो 7 संख्या है उसमें प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इस समय नया औसत क्या है। 12 संख्याओं का एवरेज 60 है। ये कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं में, यानी पहली जो 5 संख्याएं प्रत्येक में, यानी पांचों में 12-12 घटा दिया जाए। तो अगर प्रत्येक में 12-12 घटा दिया जाए तो कुल 5 संख्याएं कितनी घट जाएंगी, तो 5 × 12 यानी 60 घट जाएंगी, -60 हो जाएगा योग पर। अगर हम ये देखें, अगर अगली 7 संख्याओं में प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अगली 7 संख्याओं में अगर 10 जोड़ दिया जाए तो योग पर कितना फर्क पड़ेगा, 70 का। ओवरऑल अगर देखें तो 70 बढ़ जा रहा है और पहली 5 संख्याओं में 12 घटने से 60 घट जा रहा है। तो यानी ओवरऑल अगर देखें तो पूरे योग पर कितने का फर्क पड़ रहा है, 10 का। यानी 10 का पूरी 12 संख्याओं के योग पर फर्क पड़ रहा। तो एक संख्या यानी एवरेज पर कितना फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे 10 है योग बटे संख्या 12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, यानी 0.83 का फर्क पड़ेगा। यानी प्रत्येक संख्या 0.83 बढ़ती चली जाएगी। प्लस का मतलब बढ़ जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या का बढ़ना एवरेज का ही बढ़ना होता है, यानी पहले एवरेज 60 था तो 0.83 बढ़ जाएगा तो एवरेज हो जाएगा कितना, 60.83।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका यूपीपी का रिटर्न का रिजल्ट आया है। ऑफलाइन या दस्तक कंपटीशन क्लास के ऑफलाइन बैच में कई विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 25 से ऊपर ही सेलेक्ट है विद्यार्थी। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थी सफल हुए हैं वो तो अपनी आगे की तैयारी जारी करें, जैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर फिजिकल होना है जनवरी के लास्ट में, तो वो अपनी तैयारी जारी। जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वे घबराए नहीं, क्योंकि असफलता से अगर हम घबरा गए तो फिर हम वहीं हार जाएंगे। अगर हार गए तो इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि एक वैकेंसी आपका भविष्य निर्धारित नहीं करती है, क्योंकि आपको असफलता से ही सीखना है कि आखिर गलती क्या रह गई। क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप महीने दर महीने, साल 2 साल जितनी भी तैयारी कीजिए, वो 2 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन ये 2 घंटा आपका हुआ उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। बहुत लोगों के साथ ऐसी होगी कि वो पॉइंटों में छट गए हैं, तो वो उनका भाग्य अगर साथ नहीं दिया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये जाने बार बार प्रयास करना है मुझे। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सफलता मिलेगी ज़रूर, क्योंकि वक्त बदलता है और एक दिन ज़रूर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। इसलिए वो घबराए नहीं, आगे आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें, अपनी कमियों को देखें कि किस पोर्शन पे कमी रह गई है, उसका आकलन करें। आकलन करने के बाद उस पर ज़्यादा फोकस करें और डेली एक मार्क टेस्ट दें। मार्क टेस्ट बहुत ज़रूरी है, डेली मार्क टेस्ट देते रहें और टाइम बाउंड में मार्क टेस्ट दें। जो मार्क टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको नोट करें, फिर उसको उस पर आप गहन अध्ययन करें कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यही फंडा है सिलेक्शन का कि अपनी कमियों को देखें, क्योंकि जब बार बार अगर हम असफल हो रहे हैं तो वो समझिए सफलता का द्वार खुल रहा है, तो कभी न कभी आप सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन यही काम है कि आपको पढ़ना है रेगुलर। अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर सफल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लासा 141 है। जहाँ x छोटा है y से तो y माइनस 5x का मान ज्ञात करें। पहला विकल्प है आपका 30, दूसरा विकल्प है आपका 32, तीसरा विकल्प है 40 और चौथा विकल्प है 38। कह 2 अभाज्य संख्याएं x और y का लासा 141 है। जहां x छोटा है y से तो y माइनस 5x का मान है। 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याओं का अगर लासा x y, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 3 और 7 2 अभाज्य संख्याएं, इनका लासा ज्ञात करना, तो कुछ नहीं, इनका गुणनफल हो जाएगा 7 त्रिक 21। इसका मतलब ये जो लासा दिया है वो 2 संख्याओं का गुणनफल है। तो गुणनफल है, इसको तोड़ देते हैं। 141, 141 को अगर तोड़ते हैं तो किससे कटेगा? 3 से। तो आप कहेंगे 3 गुणे 47 के, 3 गुणे 47 के, 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, यानी एक 3 होगा, एक 47। और कहा है कि x छोटा है y से, यानी x क्या है 3 और y क्या है 47। तो मान रख दीजिए 47 माइनस
5 गुणे 3, 47 में से 15 घटा दीजिए यानी 32 के। अगला क्वेश्चन देखें। तीन नोटबुक और 6 पेन, 6 पेन की कीमत, 6 पेन की कीमत 3000 रुपये। उतने ही रुपए में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। विकल्प है आपका 3000, 3500, 2000 और 2500। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपये है। उतने ही रुपए में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदा जा सकता है। तो राजू अगर 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना होगा। आप यहाँ x और y कुछ भी मान सकते हैं, तो बिना x y के भी आप लगा सकते हैं। जैसे 3 नोटबुक है, 3 नोटबुक और पेन है, 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपये। कह रहा उतने ही पैसे में, यानी 3000, उतने ही पैसे में 3000 रुपये, एक नोटबुक और हम 12 पेन खरीद सकते हैं। हमें पेन की कीमत चाहिए तो एक पेन की कीमत निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको 3 से भाग दे देते हैं, यानी ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2, 1000, यानी एक नोटबुक और 2 पेन की कीमत 1000 है। इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 2 गया 10, 10 पेन की कीमत आपको मिल गई कितनी, 2000। 10 पेन की कीमत 2000, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। आपको चाहिए कितना, 15 पेन, तो 15 पेन की कीमत, 15 पेन 200 गुणे 15 यानी 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन है चौथा।
यदि 60 टेबल 14,800 रुपये में खरीदा जा सकता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपये में कितने टेबल बेचने होंगे। विकल्प है आपका 48, 54, 50 और 40 का। कह रहा है यदि 60 टेबल 14,800 रुपये में खरीदा जा सकता है, तो अगर मुझे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपये में कितने टेबल बेचने। यहाँ देखिए 14,800 रुपये में खरीदा जा रहा है और 14,800 रुपये में बेचा भी जा रहा है, यानी जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20%। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% बराबर 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 रुपया प्रॉफिट, यानी 5 आपकी सीपी है और 6 क्या है? एसपी। 5 पे खरीद कर आप 6 पर बेच दे रहे हैं। यहां आपसे कह रहा 14,800 रुपये में खरीदा जा रहा उतने में, यानी 60 वस्तुओं की सीपी 6 कितने वस्तुओं की एसपी के बराबर है 14,800, 14,800। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 दहा में 60, 5 दहा में 50, यानी हम 50 वस्तुएं 14,800 रुपये में बेचेंगे तो 20 यानी 50 टेबल 20% का प्रॉफिट होगा। सी विकल्प। 60 वस्तुओं की सीपी कितने वस्तुओं की एसपी के बराबर होगा, क्योंकि पैसा रुपया देखिए बराबर है, तो 50 वस्तुओं के। अगला क्वेश्चन 5वां। दो वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400, 12,800 और 12,800 रुपये और 14,800 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें।
विकल्प है आपका पहला 25,600 रुपये, दूसरा विकल्प है आपका 27,800, तीसरा विकल्प है 24,400 रुपये और चौथा विकल्प है 29,900। ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का कंबाइंड क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800, 14,800। 12,800 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट है और 14,400 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब जो भी ब्याज लगेगा वो मूलधन पर लगेगा। अगर हम कहें कि 10% का साधारण ब्याज है, इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर हम अगले साल की बात करें तो अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा। कारण क्या है? वो मूलधन पर ही लिया जाता है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हम ये कहें अगर पहले साल 10 रुपया ब्याज है तो अगले साल जो ब्याज है इस प्रिंसिपल पर तो 10 रुपया मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर भी ब्याज अगर मिला तो ब्याज पर ब्याज मिला, यानी अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पर ना होकर मिश्रधन पर ब्याज होगा, मिश्रधन पर ब्याज मिलेगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बराबर नहीं होता है। तो ब्याज पर ही ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 12,800 रुपया 2 सालों का, एक निश्चित 2 वर्षों का, तो 1 साल का कितना होगा? तो आप कहेंगे पहले साल भी 6400, अगले साल भी 6400 रुपया। पहले साल भी 6400 रुपया ब्याज मिलेगा, अगले साल मान लीजिए पी कोई प्रिंसिपल है, उस पर 1 साल में 6400 रुपया मिला, अगले साल भी 6400 रुपया मिला, दूसरे साल भी 6400 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 1600। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 1600। तब ये 1600 जो ब्याज आया है, पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है 64 के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 6400 रुपये पर 1600 ब्याज मिला है। 6400 रुपये पर 1600 ब्याज मिला है। आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो रेट निकालिए, या तो ऐसे ही कीजिए कि 1600 रुपया 6400 रुपये पर 1600 रुपया किस रेट से आया है? तो 1600 का 64, यानी 16 चौके 64, 6400 का 1/4 यानी 25%, 64। अब प्रिंसिपल पर पहुंचना चाहते हैं तो प्रिंसिपल का दर पता चल गया, 6400 का 1/4, 1/4 का मतलब 25%, यानी 1600 रुपया 6400 रुपये पर किस रेट से है? 100%, यानी 25%। तो ये निकालने से अच्छा ऐसे कि 16 चौके 6400। अब यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो जैसे ये 16 का 4 गुना है, इसी तरह 64 का 4 गुना क्या होगा? 25,600 रुपये। प्रिंसिपल आपका होगा 25,600। छठा क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है। X1, X2 और X3, X1, X2 और X3 एक कार्य को 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं।
पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले, काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? विकल्प है आपका 25 दिन, 24 दिन, 18 दिन, 27 दिन। X1, X2, X3 एक कार्य को 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। यहां से संशोधन कर लीजिए। X1, X2 और X3 एक कार्य को क्रमशः क्रमशः 90 दिन, बढ़ा लीजिए, क्रमशः 90 दिन, 45 दिन और 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, X1, X2 और X3 एक कार्य को क्रमशः 90 दिन, 45 दिन और 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। तो कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त होगा? कार्य कैसे हो रहा है? कार्य ऐसे हो रहा है, X1, X2 और X3 तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। अभी कार्य 13.5 दिन ही बाकी था, तब तक X2 ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को X1 और X2 ने पूरा किया। तो पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कार्य कितने दिन में हो? हम ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ यहाँ तक कार्य करा सकते हैं। 13.5 लास्ट में X2 करता है, यहाँ जितना कार्य हो X2 ने किया टोटल कार्य में घटाकर फिर ये कितने दिन कार्य किए तीनों मिलकर यहाँ निकाल सकते हैं। या शिफ्टिंग मेथड का भी अपना सकते हैं। ये कर सकते हैं, X2 ने यदि कार्य ना छोड़ा होता तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क X1, X2 और X3। X1 90 दिन में करता है, X2 45 दिन में और X3 करता है आपका 67.5। इसको कह सकते हैं 135/2। इन तीनों का लघुत्तम, जब भी भिन्न का हो लघुत्तम निकालना हो तो यहाँ जब टोटल वर्क निकालना हो तो कुछ मत कीजिए, केवल आप अंश का ही एलसीएम ले लीजिए। 90, 45 और 135 का एलसीएम होगा 270। ये टोटल वर्क हो गया। यानी X1 90 दिन में 270 कार्य करता है। ऐसा समझ लीजिए X1 90 दिन में 270 कुर्सी बनाता, तो एक दिन में भाग दीजिए 3 कुर्सी बनाएगी। ये इनकी कार्य क्षमता आ रही है। X2 45 दिन में 270 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा। 45 से भाग दीजिए।
x3 एक दिन में x3 जो है 135/2 दिन में 270 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो 135 से भाग होंगे बटे 2, ये बटे 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 135 दूना 270 दूनी 4, यानी इसकी का एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। x1 एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ये कार्य क्षमता है, और x2 एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, ये इसकी कार्य क्षमता है, और x3 एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, ये इसकी कार्य क्षमता है। अब कार्य कैसे हुआ, तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ किए, क्या हुआ, x2 ने कार्य करना बंद कर दिया। हम ये कह रहे हैं x2 कार्य करना ही ना बंद करे, तो इसका मतलब 13.5 दिन में x2 कार्य करेगा, और जबकि x2 जो कार्य करता एक दिन में 5, तो यानी यहाँ x2 कितना करेगा, तो आप कहेंगे 13.5 गुणे 6, 13 छक 78, यानी 81 कार्य और होगा। तो अगर x2 कार्य करना ना बंद करता तो 13.5 दिन में 81 कार्य और होता, तो जो कार्य 270 था वो कार्य अब बढ़ जाएगा, यानी हम बात करेंगे टोटल 351 कार्य की। अब जो कार्य है टोटल कितना है 351 कार्य, ये तीनों मिलकर अगर 351 काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि तीनों एक साथ कार्य कितना करते हैं 6 4 10 3 13, तो 351 कार्य करने के लिए कितना समय लगेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 9 13 सत्ते 91, यानी 27 दिन, डी विकल्प 27। फिर एक बार समझ लीजिए, x1 x2 और x3 एक कार्य को क्रमशः 90 दिन 45 दिन और 67.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो पूछ रहा पूरा कार्य समाप्त कितने दिन में होगा। यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया 270, इनकी एफिशिएंसी निकाल लिया एक दिन का कार्य। हमने कहा कि x2 अगर कार्य लास्ट में ना छोड़े तो 13.5 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब x2 अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 13.5 दिन में 81 कार्य और हो जाए। जहाँ 270 कार्य होना था, x2 के ना छोड़ने के कारण कार्य 81 कार्य बढ़ जाता है, यानी 351 कार्य होता। जो 351 कार्य अब ये शिफ्ट कर दिया हमने कार्य 81, अब 351 कार्य टोटल हो गया, और टोटल तीनों अगर एक साथ करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि एक दिन में 13 काम करते हैं, यानी टोटल कार्य होगा कितने दिन में 27 दिन में। सातवां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ऐसे आप चलेंगे धीरे धीरे, और हम जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट 2024-23 के वो सॉल्व कराएंगे। तो इससे आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे पर जब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मुलाकात होगी डर नहीं लगेगा। तो सीधा सीधा आप एग्ज़ाम का हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं SSC GD के 2024। सातवां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज का। एक व्यक्ति को 70 रुपये की 54 कुर्सी बेचने पर 54 कुर्सी बेचने पर 30% का हानि होता है, 30% का हानि होता है। 15% का लाभ कमाने के लिए लिए 54 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? विकल्प है आपका 115, 140,
135, 120। एक व्यक्ति को 70 रुपए की 54 कुर्सी बेचने पर 30% का हानि होता है। कारण 15% का लाभ कमाने के लिए 54 कुर्सियों को का मूल्य क्या होगा। इन क्वेश्चनों को जब वस्तु और रुपया दिया जाए तो कैसे लगाया जाता है, तो इस रुपया वटे वस्तु, पहला हानि लाभ प्रतिशत यानी 100 प्लस माइनस x, दूसरा रुपया वटे वस्तु, दूसरा लाभ हानि अप्रतिशत प्लस माइनस y। इस फार्मूले पर हम लगा सकते। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो वस्तु की क्वांटिटी यहाँ है वही यहाँ भी है। 54 कुर्सी वहाँ बिका रहा, 54 कुर्सी यहाँ बिका रहा। तो इसका मतलब इस वस्तु जब वस्तु बराबर है तो ये बिना आप इस फार्मूले के अलावा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वस्तु दोनों जगह बराबर है, 54, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ये कह सकते हो ना ही इसकी कोई ज़रूरत है, 54 को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति 70 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है तो 30% का घाटा सा रहा है, यानी 30% का घाटा का मतलब 100 में 30 घट जाएगा, यानी 70% में बेच रहा है। और बेच कितने में रहा, 70 रुपये में। तो कह रहा 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, तो यानी अब 115% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 115 के। 170% 70 के बराबर है तो 115% किसके बराबर होगा, 115, यानी 54 कुर्सियों का मूल्य 115 है। जब ये दोनों जगह बराबर है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर बराबर ना होता तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब 54 यहाँ भी 54 भी उतना वस्तु खरीद रहा उतना बेच रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 70 रुपये में बेच रहा है, 30% का हान, यानी 70% 70 के बराबर है, तो 115% यानी 15% लाभ किसके बराबर हो, 115।